Good morning, good afternoon, good evening all of my students. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग एक थ्योरम के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और आरएस इंटीग्रल के संबंध में बात करेंगे। ठीक है, आरएस इंटीग्रल जो कि प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ाए जा चुके हैं उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने थ्योरम को देखें तो बोर्ड पे पहले से थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर कोई अल्फा जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, साथ ही साथ एफएन जो है वो आरएस इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में। एफएन जो है, एफएन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एफएन जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो आर अल्फा का मेंबर है, मतलब आरएस इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में। n इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब n बराबर 1 तो f1 भी आरएस इंटीग्रेबल है, n बराबर 2 तो f2 भी आरएस इंटीग्रेबल है। अगर ये आरएस इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब है कि इसका लोअर आरएस इंटीग्रल इज इक्वल टू द अपर इंटीग्रल। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब इसका जो लोअर इंटीग्रल है, इंटीग्रल a टू b, दिस इज एफएन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b बार दिस इज एफएन डी अल्फा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि साबित करिए कि तब ये जो f है वो भी इस r अल्फा का, मतलब अगर एफएन जो है f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो जिस फंक्शन के ऊपर जो आर एस इंटीग्रेबल फंक्शन है अगर वो किसी फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसकी जो यूनिफॉर्म लिमिट है वो भी आपका रिमान आर एस इंटीग्रेबल होना चाहिए। साथ ही साथ इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा की वैल्यू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी लिमिट n टेन टू इंफिनिटिव एफ एन डी अल्फा के बराबर हो जाना चाहिए। तो थ्योरम बहुत ट्रांसपेरेंट है। एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि आर एस इंटीग्रेबल है। ठीक है, साथ ही साथ एफ एन जो है किसी फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो कहता है साबित करिए कि वो यूनिफॉर्म लिमिट भी आर एस इंटीग्रेबल होना चाहिए। साथ ही साथ इस एफ चूंकि आर एस इंटीग्रेबल हो गया तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लिमिट इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटिव इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा। लिमिट शुड बी इंटर ऑन द इंटीग्रल ए टू बी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटिव एफ एन डी अल्फा के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। अगर f को सबसे पहले तो f को आर एस इंटीग्रेबल दिखाना है। अगर f को आर एस इंटीग्रेबल दिखाना है तो निश्चित तौर पर उसका जो है लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि अगर कोई फंक्शन एफएन है वो किसी f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो कॉसी टेस्ट को भी सेटिस्फाइड करता है, साथ ही साथ वो एमएन टेस्ट को भी सेटिस्फाइड करता है। एमएन टेस्ट में क्या कहा गया था, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो किसी फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो इफ एंड ओनली इफ mn इज टेंडिंग टू जीरो एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी where mn is defined as supremum of x belongs to closed interval ab mod of fn x minus fx। ठीक है, तो हम इन चीजों का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस रिजल्ट को आसानी से आप समझ पाएं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं दिस इज लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो be a given। ठीक है, be a given and also this is put epsilon dash is equal to epsilon upon 2 alpha b minus alpha a। ठीक है, alpha is monotonic increasing and a is less than b, then definitely you can say that alpha a is not equal to alpha b। ठीक है, alpha is not equal to alpha b। ठीक है, this one is the equation number 1। आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ले लिया। एप्सिलॉन में आप इस नॉन जीरो क्वांटिटी से जब डिवाइड करेंगे तो वो एप्सिलॉन जो डैश जो होगा और छोटा हो जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल लिया। ठीक है, नाउ टू
proof that f belongs to R alpha on closed interval AB. It is sufficient to prove that integral a to b f d alpha is equal to इंटीग्रल a to b अपर f d अल्फा के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नाउ वी पुट हियर दिस इज man is equal to this is supremum, this is supremum, this is supremum x belongs to close interval AB. This is mod of fn x माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ आपके क्वेश्चन में क्या है, सिंस एफ एन इज कन्वर्जेस टू एफ, दिस इज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन बाय MN test, for uniform convergence we have this is MN tending to 0 as n tending to infinity। तो MN is the sequence, ठीक है, और ये 0 पे कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे सी कन्वर्जेंट की डिफिनीशन, there exists a positive integer capital N, this is such that n is greater than n, this is capital N, this is we have mod of fn minus 0 is less than epsilon dash, and this shows that man is less than epsilon dash। ठीक है, man का क्या मतलब हो जाएगा, सुप्रीमम, दिस इज सुप्रीमम over x belongs to close interval AB, mod of fn x, this is fx is less than epsilon dash। ठीक है, तो सुप्रीमम x के ऊपर अंकर हर एक मेंबर एप्सिलॉन डैश से छोटा हो जाएगा, क्योंकि यार तभी तो सुप्रीमम छोटा होगा। ठीक है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट mod of fn x minus fx is less than epsilon for every x is the member of closed interval AB। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज दिस क्वांटिटी लाइन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, fn dash x minus fx is less than epsilon dash। ठीक है, for every x belongs to close interval AB। ठीक है, दोनों साइड में आप fn x को ऐड कर दीजिए। जब आप fn x को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज fn x माइनस एप्सिलॉन, दिस इज माइनस fx, दिस इज fn x प्लस एप्सिलॉन डैश for every x is the member of closed interval AB। ठीक है, अगर आप इसके दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहले हो जाएगा और ये बाद में हो जाएगा, इनइक्वालिटी आपकी जो है रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, सॉरी हम दोनों ओर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन डैश है, या आप चाहते तो यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, माइनस से, बल्कि एक काम करिए आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन डैश माइनस इधर, और ये हो जाएगा आपका दिस इज fx
माइनस एफ एन एक्स और दिस इज एप्सिलॉन डैश। ठीक है, इसको रिवर्स होना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा। तो ये अगर लिखा हुआ है 1 इज लेस देन 2 तो -1 इज ग्रेटर देन -2, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके दोनों साइड में एफ एन एक्स को ऐड कर दो तो एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन डैश। ठीक है, माइनस एप्सिलॉन डैश is less than this is fx is less than this is fn x plus epsilon dash for every x is the member of closed interval ab and for every x is the member of closed interval ab। ठीक है, अब जरा गौर करिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब this implies that integral a to b this is fn x minus epsilon dash d alpha is less than integral a bar to b this is fx d alpha। ठीक है, आप कहेंगे सर ये बार क्यों ले लिया गया? इसका कारण ये है क्योंकि इसके दोनों साइड में लोअर इंटीग्रल लिया गया है, लेकिन चूंकि एफएन आपके क्वेश्चन में है कि हर एक एफएन जो है वो आर अल्फा का मेंबर है, तो इसके लोअर और अपर में कोई अंतर नहीं होगा। और एप्सिलॉन डैश एक कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा जो है आर एस इंटरगेबल होता है। तो निश्चित तौर पर एफ एन माइनस एप्सिलॉन डैश भी आर एस इंटरगेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आर एस इंटरगेबल है, दोनों साइड का लोअर लिया गया है। सिंपली पे लिखा हुआ है कि f इज लेस देन g देन इंटीग्रल a टू b f dx इज लेस देन इंटीग्रल a टू b g dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको तो इंटरमीडिएट से आप देखते हैं। तो उसी प्रकार से इसके दोनों साइड का लोअर लिया गया है, लेकिन इस लोअर को रिप्लेस कर दिया गया कॉमन वैल्यू से, क्योंकि ये दिया गया जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन था ये आपका आर एस इंटरगेबल था, इसलिए ऐसा हो जा रहा है और ये लोअर हो गया। अब एफ एक्स सिंपली लोअर जो होता है वो अपर से कभी भी एक्सीड नहीं करता है, तो इंटीग्रल ए टू बी दिस इज एफ एक्स डी अल्फा, और इसके दोनों साइड का आपने क्या ले लिया, अपर ले लिया। लेकिन ये फंक्शन भी आपका आर एस इंटरगेबल हो जाएगा, और जब ये फंक्शन भी आर एस इंटरगेबल हो जाएगा तो दिस इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी और दिस इज एफ एन एक्स और प्लस एप्सिलॉन डैश और दिस इज डी अल्फा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से गौर करिएगा। इसको अंदर भेज दिया तो इंटीग्रल ए टू बी और दिस इज एफ एन मतलब एफ एन एक्स ही है, और माइनस एप्सिलॉन डैश दिस इज अल्फा बी माइनस अल्फा ए, क्योंकि अल्फा मतलब फंक्शन, अल्फा इज स्टैंडिंग फॉर अल्फा यक्स। ठीक है, अल्फा यक्स स्टैंड करता है। ठीक है, तो जब अल्फा को इंटीग्रेट करोगे तो अल्फा यक्स आएगा, अपर लिमिट ए रखोगे, लोअर लिमिट बी रखोगे तो अल्फा बी माइनस अल्फा है। ठीक है, दिस इज लेस देन इंटीग्रल ए बार टू बी और दिस इज एफ डी अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी बार दिस इज एफ डी अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा और प्लस एप्सिलॉन डैश दिस इज अल्फा बी माइनस अल्फा ए। अब एप्सिलॉन डैश की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं या अभी ड्रॉप कर सकते हैं, सही रहने दीजिए। ठीक है, से इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके पास एप्सिलॉन गिवन था, एप्सिलॉन डैश आपने सेट किया। एफ जो है अगर आर अल्फा का मेंबर दिखाना है तो इसका लोअर और अपर इंटीग्रल बराबर होना चाहिए, आर एस इंटीग्रल। एम एन डिफाइन किया, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एन आपके सवाल में दिया था कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, एफ एन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है एफ के ऊपर तो निश्चित तौर पर वो एम एन टेस्ट को सेटिस्फाइड करेगा। एम एन टेस्ट का मतलब है कि जो सुप्रीमम वैल्यू आपने डिफाइन कर रखी है जो एम एन के बराबर है वो कन्वर्ज करेगा जीरो के तरफ एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एन इस प्रकार से मिलेगा जहां पर एन की वैल्यू कैपिटल एन से बड़ी होगी
और कन्वर्जन की डिफिनेशन मॉड ऑफ एफ एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन डैश मींस एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन डैश, क्योंकि सब एब्सोल्यूट वैल्यू है तो मॉड लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीमम वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन डैश हो जाएगी, सुप्रीमम वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन डैश है तो हर एक वैल्यू उसका लेस देन एप्सिलॉन डैश होगा, क्योंकि ये एक्स जो है क्लोज इंटरवल AB के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है। तो लेस देन एप्सिलॉन डैश ये कॉन्सेप्ट लगाया, इसके बीच में लाई करेगा। अब इसका मतलब कि दोनों साइड में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ये वाला प्लस होकर इधर चला जाएगा, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं दिखेगा, ये पलट जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड में f(x) को ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लोअर इंटीग्रल लिया, लेकिन चूंकि ये फंक्शन आपका RS इंटीग्रेबल है, इस नाते लोअर कॉमन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लोअर रहा, लोअर हमेशा अपर से छोटा होता है, ठीक है। अब इसके दोनों साइड का अपर ले लिया, तो अपर लोअर तो अपर से बड़ा ही होगा, लोअर जो होगा अपर जो होगा वो लोअर से बड़ा होगा, तो इंटीग्रल a टू b बार f यहाँ पर भी अपर होता, लेकिन फिर ये RS इंटीग्रेबल है, इस नाते कॉमन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंपल इंटीग्रेशन को अंदर ऑपरेट कर दिया, इसका एप्सिलॉन डैश कांस्टेंट है, डी अल्फा का मतलब अल्फा एक्स, लिमिट रख दिया, ऐसे वहां भी लिमिट रख दिया, से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, ठीक है, गौर करिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पे हम जा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 पे हम जाएं तो हम क्या चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व मेरा कहने का मतलब क्या है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस क्वांटिटी, ठीक है। इसके अगर दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या, ये हम इतना हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। इतना हिस्सा जब लेंगे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते इक्वल टू रिवर्स, तो माइनस इंटीग्रल a टू b बार, दिस इज f डी अल्फा, f डी अल्फा is less than here, this is integral minus integral a to b, और this is fn d alpha और प्लस एप्सिलॉन डैश, दिस इज अल्फा b माइनस अल्फा a, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसी प्रकार से अपर वाला लीजिए, इंटीग्रल a टू b बार f d अल्फा, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज लेस देन इंटीग्रल a टू b fn d अल्फा प्लस एप्सिलॉन डैश अल्फा b माइनस अल्फा a, से इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को उठाकर ऐड कर दो। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, एडिंग दिस इज 4 and 5, वी गेट, आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल a टू b बार f d अल्फा माइनस इंटीग्रल a बार टू b f d अल्फा इज लेस देन, ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, बैलेंस हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, तो दिस इज 2 एप्सिलॉन डैश अल्फा b माइनस अल्फा a। एप्सिलॉन डैश की वैल्यू को ऊपर से रिप्लेस कर दो, 2 से सब कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन, ठीक है। कुछ नहीं किया आपने, इक्वेशन नंबर 3 का सहारा लिया, 3 में ये बाकी ड्रॉप कर दिया, ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये तुरंत इनइक्वालिटी रिवर्स होके ये मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस क्वांटिटी को लेके चलिए, वो लिख लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपको एक इस तरह का सिचुएशन मिलेगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां से आप लिखेंगे सिंस epsilon is arbitrarily, this is arbitrarily small, so this is tending to 0,
इंटीग्रल दिस इज a to b बार और दिस इज एफ डी अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल a बार टू b एफ डी अल्फा। ठीक है, ये तो आपको मिला से इक्वेशन नंबर 6। बट इंटीग्रल a बार टू b एफ डी अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a टू b बार एफ डी अल्फा। दिस इज ऑलवेज रिजल्ट। लोअर हमेशा अपर से छोटा होता है। से इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 और 7 को मिलाएंगे तो ये दोनों इंटीग्रल आपस में बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने का क्या तात्पर्य हो जाएगा? फ्रॉम क्या मतलब निकलता है? फ्रॉम 6 and 7 वी गेट इंटीग्रल a बार टू b एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b बार दिस इज एफ डी अल्फा। ठीक है, और ये शो करता है कि f जो है वो r अल्फा का मेंबर है किस क्लोज इंटरवल a b में। ठीक है, तो एक काम अभी आपका ये हुआ है कि f जो है वो r अल्फा का मेंबर है। अब अगला जो टारगेट है वो किसी तरीके से वो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपको दिखाने का प्रयास करना है। मैं फिर से इसको एक बार और कंक्लूड कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 तक, 3 का ही हम सहारा ले रहे हैं। 3 को लिया, इतनी इस क्वांटिटी को बस ले लिया, ये इससे लेस है इतना, बाकी भूल गए। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ऐसा मिल जाएगा। फिर ये इतना इससे आपका लेस है, इसको ले लिया। तो इस इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो दिस माइनस दिस, ये और ये कट जाएगा। 2 टाइम एप्सिलॉन डैश की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर दिया तो एप्सिलॉन हो जाएगा। अब एप्सिलॉन बहुत ही छोटा है तो नगड़ हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। तो अगर ये टेंड करेगा 0 पर तो ये उधर ट्रांसफर कर दो, तो इंटीग्रल a टू b बार एफ डी अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल a बार टू b एफ डी अल्फा से इक्वेशन नंबर 6। अब चूंकि नेचर कहता है कि जो अपर होता है वो लोअर से हमेशा बड़ा होता है, तो ये तो ऑलवेज मिलेगा और ये कैलकुलेशन थ्रू मिला। तो ये इससे छोटा हो जा रहा है और यही इससे बड़ा हो जा रहा है, तो मतलब दोनों आपस में बराबर। और अगर दोनों लोअर और अपर इंटीग्रल आपस में बराबर हो गए हैं अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो एफ जो है वो आर अल्फा का क्या हो जाएगा? मेंबर हो जाएगा। किस इंटरवल के अंदर? क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, तो पहला एजेंडा तो आपके सामने ये। अब फॉर एन, और लेकिन आपको जो कुछ भी ये सब मिल रहा है इन सब में खास बात है कि स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन से बड़ी, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी एम एन टेस्ट से। और एम एन टेस्ट में ये सारा का सारा कंडीशन उसी हालत में मिल रहा था जब एन की वैल्यू जो है कैपिटल एन से बड़ी हो जा रही थी, क्योंकि आपने पहली लाइन कही थी कि एम एन जो है 0 पे कन्वर्ज करता है, मतलब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डिफिनीशन को फॉलो करता था। ठीक है, फॉर एन इज दिस ले लिया ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। थोड़ा सा हम थर्ड का सहारा लेने जा रहे हैं। किस प्रकार से सहारा लेने जा रहे हैं गौर करिएगा। इंटीग्रल a टू b एफ एन डी अल्फा, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन डैश अल्फा बी माइनस अल्फा ए। और अब देखिए थर्ड का सहारा ले रहे हैं, साथ ही साथ यूजिंग above in third also। क्या above? ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब और ये दोनों बराबर होने के बाद एक कॉमन वैल्यू देंगे, इंटीग्रल a टू b एफ डी अल्फा, ये डिनोट करते हैं आप। ठीक है, तो यार ये भी वही हो गया, ये भी इंटीग्रल a टू b, क्योंकि लोअर और अपर में कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी भाई। इंटीग्रल a टू b एफ डी अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ डी अल्फा। मतलब क्या हुआ? दोनों आपस में क्या है? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपका? दिस इज लेस देन इंटीग्रल a टू b कॉमन वैल्यू एफ डी अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल a टू b, कई जगह आपने किया हुआ ये काम, एफ एन डी अल्फा और प्लस एप्सिलॉन डैश दिस इज अल्फा बी माइनस अल्फा ए। ठीक है,
इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा, अल्फा डैश की वैल्यू को जैसे ही रिप्लेस करोगे तो यहां पर एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम अल्फा बी माइनस अल्फा कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? इसको आप लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा is less than epsilon by 2. This is less than epsilon for every n is greater than or equal to capital N, ठीक है? इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से ये क्या है, ये एक कन्वर्ट सीक्वेंस की डिफिनीशन है, और कन्वर्ट सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या कहती है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, ठीक है? और आपके सवाल में क्या दिया हुआ है? एफ एन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है, मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव एफ एन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ए टू बी एफ की जगह अंदर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव एफ एन डी अल्फा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये आपको प्रूव करना था। मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर रहा हूं। मैं इक्वेशन नंबर 3 पे जा रहा हूं, यहां से स्टेप इक्वेशन नंबर 3 में जाने के बाद एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गर चीज क्या मिला कि f जो है वो आर एस इंटीग्रल, तो इसके लोअर और अपर में कोई अंतर ही नहीं है। तो ये दो चीजें लिखने का क्या मतलब है? यही क्वांटिटी इससे लेस कैसे, सेम क्वांटिटी लेस कैसे हो सकती है? ठीक है, तो लेस तो होगा नहीं, लेकिन इसको होल्ड होना है, तो लेस देन और इक्वल टू, तो कौन सी बात होल्ड करेगी? इक्वल वाली बात, क्योंकि दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो इक्वल होगा। तो ये इक्वल हो गया, तो दिस इज इस पूरी जगह इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा हो जाएगा। इसको ले लिया, यहां से एप्सिलॉन डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर दिया, ये मिला, ठीक है? ये इससे हो गया। अगर कहीं लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, तो आप क्या लिखते हैं? दिस इज माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस ए, दिस इज दिस, दोनों साइड में ए ऐड कर दो, ए माइनस एप्सिलॉन एक्स और ये ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए की जगह दिस एप्सिलॉन, ए की जगह दिस एप्सिलॉन, और ये किसकी जगह लिखा हुआ है? एक्स की जगह, ठीक है? तो दिस एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जैसे वो लिखा हुआ है, ये चीज यहां से, ठीक है? तो और एप्सिलॉन बाई 2 किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से, और फॉर एवरी n किससे बड़ा? n से। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा की वैल्यू बराबर हो जाएगी इंटीग्रल ए टू बी, और भाई आप लिखते हो मॉड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, स्मॉल एन इज ग्रेटर देन कैपिटल, तो मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव ए एन इज इक्वल टू ए लिखते थे, ठीक है? वैसे यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, और आपको पता है कि एफ एन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये सवाल में दिया हुआ है, मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव एफ एन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर। तो आप इस एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ए टू बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव एफ एन डी अल्फा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम, ठीक है? ये आपका जो है रिक्वायर्ड थ्योरम। इसमें और भी चीजें, एक चीज और मैं यहां बताना चाह रहा था आप लोगों को, जिसको मैं यहां से कंक्लूड कर रहा हूं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो तो ठीक है, सेम थ्योरम एफ पर कन्वर्ज करेगा, और एफ एन जो है बस सब कुछ वही है इसी थ्योरम का। एफ एन जो है वो आर क्लोज इंटरवल ए बी का मेंबर है बस, ठीक है? और जो एफ एन है वो एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, ठीक है? सब कुछ वही है, एफ एन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, ठीक है? तो तब कहता है साबित करिए कि f जो है वो बिलोंग करता है r क्लोज इंटरवल ए बी में, सब कुछ इसी जैसा होगा। इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा की वैल्यू, सॉरी एफ डी एक्स की वैल्यू बड़ा x हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव इंटीग्रल ए टू बी दिस इज एफ एन डी अल्फा के बराबर होगा। तो ये एक रिमार्क है, यहां पर आपको करना क्या होगा? सेम थ्योरम में आप बस एक लाइन लिखिएगा, अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब अगर अल्फा एक्स एक्स के बराबर हो जाए
तो आर एस इंटीग्रेबल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल में। और रीमान इंटीग्रेबल में बस जहां जहां अल्फा होगा वहां आप क्या लेते चलेंगे, यक्स लेते चलेंगे, ठीक है। तो आसानी के साथ कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपके क्या होता है, दूसरा कि एफएन जो है वो इसमें ना बिलोंग करके बोल दे कि इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। और एफएन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है, तो कहता है कि साबित करो एफ बिलोंग करता है आर क्लोज इंटरवल ए बी में एंड आल्सो एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा is equal to limit n tending to infinitive integral a to b f a and d alpha, सेम थ्योरम। तो आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो एक लाइन लिखना होगा कि चूंकि ये आपका जो एफ एन है वो कंटिन्यूअस कलेक्शन है तो ये रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा तो सेम थ्योरम हो जाएगा। और अगर ये सेम थ्योरम है तो बस प्रीवियस प्रूफ में जो आपने किया उसमें अल्फा एक जगह यक्स ले लीजिए, आपका सेम प्रूफ हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह की सिचुएशंस बन सकती है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसे हैंडल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और थ्योरम के साथ आएंगे, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।